गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग वैष्णवी, ऐश्वर्या, वेदांती, गुड इवनिंग सुप्रिया, गुड इवनिंग ऋतिका, टीशा, सायमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रणाली, गुड इवनिंग पूर्वल, गुड इवनिंग कलश, गुड इवनिंग रानी। आज कुछ तो भी न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। ये कौन है बेटा? शावलीकर कौन है ये? गुड इवनिंग, नाम बताएंगे बेटा अपना? चौसावलीकर कौन है ये? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी पार्ट को देखते हुए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये हम लोग आज के सेशन में स्टडी करेंगे। ओके, जिसमें एक तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है और दूसरा फाउंडर इफेक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज हम लोग इस सेशन में ये वाला पोर्शन भी देखेंगे। फिर ये होने के बाद बहुत दिनों से आपका एक डिमांड था, और आप लोगों की डिमांड ये थी कि सर एनसीईआरटी का एक रीडिंग लो। तो बेटा एनसीईआरटी का जो रीडिंग है, बेसिक जितना पोर्शन अभी तक के हम लोगों का हो गया है, तो जितना भी बेसिक पार्ट हो गया है उस पार्ट का जो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल जो पोर्शन है उसका एनसीईआरटी रीडिंग भी जो है आज के सेशन में मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, सारी चीजें ओके हैं। को होस्ट में आप लोगों को मुझे चैट रिस्पॉन्स देना है। ओके, ऑडियो मैंने आप लोगों का लॉक करके रखा है तो आपकी ऑडिंग मेरे तक के नहीं आएंगी। चलो, एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो हम एक बार पहले रिवाइज करते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके ग्रेट, ओके गामिनी, ओके दिशा। मैंने किसी से क्वेश्चन किया था बेटा, किसी ने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन किया है, अपना रीनेम जो है वो भी ईमेल आईडी ही वहां पे पेस्ट किया है। ओके, तो मुझे रिस्पांस दो बेटा, क्या नाम है आपका? पल्लवी, ओके बेटा, ठीक, गुड। मुझे क्या है अननोन जैसा लगा, ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा। अभी ऑप्शन नहीं आएगा, मैंने रीनेम भी लॉक करके रखा हूं। वो इसलिए क्योंकि गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई भी पर्सन आ रहा है और वो क्लास कर रहा है। आपने इस क्लास का बेटा चार्ज दियो, पे कियो, और पे करने के बाद फिर उसी क्लास में कोई भी अननोन पर्सन आके क्लास करेगा तो फिर क्या फायदा। ठीक, तो जिसने कुछ दिया है उसको मिलना चाहिए। अब ये एकेडमिक रूल्स के अकॉर्डिंग फिर गलत हो जाएगा, इसलिए मेरा ध्यान सभी पे रहता है। कोई भी अननोन या न्यू पर्सन आता है, ज्वाइन होता है, तो मुझे मालूम रहता है कौन है। सभी पे मैं बेटा वॉच करते रहता हूँ। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये हम लोगों ने स्टडी की है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है इसमें हम लोगों ने जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉबझिन्स्की का एक एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है, उनके थ्रू ये थ्योरी जो है ये प्रपोज्ड हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे कि पहली चीज तो जो डार्विन ने इवोल्यूशन का जो यूनिट बताया था, वो क्या बताया था? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एक स्पीसीज, बट एक स्पीसीज नहीं होता है, एक पॉपुलेशन जो है वो इवोल्यूशन का यूनिट होता है। वो कैसे? क्योंकि अलग अलग लैंड, अलग अलग कंट्री पे डिफरेंट टाइप की वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। हो सकता है कि जैसे कि ये हम अलग अलग रीजन देख रहे हैं, ए बी सी एंड डी, और सभी जगह पे यदि हम कोई भी एक, जैसे मॉस्किटो का ही हम यहाँ पे स्पीसीज देखें तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो यदि एक सिंगल स्पीसीज में कुछ चेंज आता तो हर जगह पे चेंज आना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, यहाँ के यदि मॉस्किटो का स्पीसीज रजिस्ट हुआ तो ये वाला नहीं होगा। तो ये इस पॉपुलेशन पे चेंज आ रहा है। तो इवोल्यूशन का जो यूनिट है वो स्पीसीज ना होकर के क्या हो गया? पॉपुलेशन। ये एक कंसेप्ट हमें क्लियर किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जीन पूल पढ़े थे। जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, जीन पूल क्या होता है?
आंसर करेंगे जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख भेजेंगे जल्दी से। व्हाट इज द जीन पूल? क्विकली, सॉरी, response me quickly. What is the gene pool? ओके, राइटिंग में टाइम लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। देखते हैं सबसे पहले किसका रिस्पॉन्स मिलता है। ईश्वरी, कल्याणी, अनिकेत आज क्लास में नहीं दिखे मुझे, क्लास में हो या नहीं हो? अभी भी 38 स्टूडेंट ही ज्वाइन हुए हैं, आज क्या प्रॉब्लम आया? रुतिका का आंसर आया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट बेटा। रुतिका का आंसर बहुत क्विकली आया। बाकी लोग बेटा यस और नो में तो आंसर करो, आप हो, आपकी प्रेजेंस बताओ। कलश का आंसर आया, वेरी गुड। बाकी लोग बेटा यस सर, नो सर, इससे मुझे मालूम रहेगा कि आप हो क्लास में, आपको मालूम है नहीं मालूम है। साहिल है, गुड। मृणाली, ग्रेट। बाकी लोग, हर्ष का आंसर आ रहा है बेटा। दिशा, ओके। तो टोटल जीन एंड देयर एलील्स पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है? जीन पूल। ग्रेट बेटा, गुड तेजस्विनी। तो अब यहाँ पे जीन पूल जो है, यदि हम इसमें देखें कि किसी भी टाइप का यदि चेंज आया, किसी भी टाइप का चेंज, ओके, तो वो जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाएगा? यदि हम उस चेंज को देखें तो वो चेंज जो है वो कैसे हो सकता है, बताइए? और क्यों होगा, किसकी वजह से होगा, क्या रीजन है उसके चेंजेस का? तो पर्टिकुलर जो एलील है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो जीन पूल चेंज हुआ। जीन पूल जो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे इवोल्यूशन होगा। हाँ, इसका एक बेस्ट जो एग्जांपल हम देखें तो वेरी गुड बेटा, तेजस्विनी का आंसर आया है, क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा वो? इवोल म्यूटेशन। कलश का आंसर आया है, ग्रेट। क्या चीज? म्यूटेशन। मींस म्यूटेशन हो सकता है कुछ भी वहां पे कंडीशन जिसकी वजह से एलील का फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज आ गया। ओके, तो म्यूटेशन जो है एक जीन, पर्टिकुलर जीन में हो सकता है या इंटायर क्रोमोसोम में भी हो सकता है। इंटायर क्रोमोसोम में हुआ तो उसे क्रोमोसोमल एवरेजन कहेंगे। जीन फ्लो होता है, वेरी गुड। जीन फ्लो मतलब जीन माइग्रेट कर गए, या तो उधर के जीन इधर आ गए या फिर यहाँ के जीन उधर चले गए। दो टर्म बताया था इसमें मैंने, क्या थे बेटा वो दो टर्म? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, इससे बेटा आपकी अवेयरनेस समझ में आती है, आप कितना अपने स्टडी को लेके सिंसियर है, सीरियस है, वो समझ में आता है। कलश का आंसर आया बेटा, वेरी गुड, ग्रेट। तेजस्विनी, बहुत बढ़िया। कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 47 स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, और उसके बाद आंसर सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट 10 स्टूडेंट्स का ही मिल रहा है। ओके, सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक बेटा हमने बाद में देखे थे। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जीन फ्लो पे पहुंचे हम लोग, अभी हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे नहीं पहुंचे। तो जो जीन फ्लो हो रहा है, या तो यहाँ पे एक जीन है और ये उधर चले गए, या फिर उधर के जो जीन है वो इधर आ रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? या तो इमिग्रेशन होगा या फिर इमिग्रेशन होगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में उसका स्पेलिंग मीनिंग जो है सिमिलर होता है, बट स्पेलिंग जो रिटर्न करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसे स्पेसिएशन भी कहते हैं। और स्पेसिएशन जो है ये हमने इसके दो टाइप देखे। एक हम लोगों ने देखे थे, कौन सा बेटा? फर्स्ट, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सेकंड हम लोगों ने देखे थे क्या चीज? सिंपैट्रिक। एलो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट, ये क्या हो गया? जियोग्राफी। तो डिफरेंट जियोग्राफी, डिफरेंट एरिया में यदि कोई स्पीसीज चली गई और उसमें यदि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब इनब्रीडिंग नहीं हो पाना, आइसोलेशन हो गया किसकी वजह से? एक तो जियोग्राफी की वजह से, या फिर आइसोलेशन हो गया कुछ कंडीशंस म्यूटेशन की वजह से, बट एरिया सेम है। ठीक है, तो ऐसे दो टर्म हमने देखे थे। तो बताओ बेटा, जियोग्राफी की वजह से जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, स्पेसिएशन आएगा, तो इस टाइप के स्पेसिएशन को क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक कहते हैं या फिर सिंपैट्रिक कहते हैं? जब जियोग्राफी होती है। रुतिका का आंसर आया बेटा, वेरी गुड। कलश,
ग्रेट। मृणाली, तेजस्विनी, प्रगति, वैष्णवी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एलोपैट्रिक, जब जियोग्राफी की वजह से होगा तो एलोपैट्रिक होगा। ओके, जियोग्राफिकल एरिया यदि सेम होगा, ठीक है, बट वहां पे फिर भी इवोल्यूशन हो रहा है तो वो सिंपैट्रिक कहलाएगा। वेरी गुड। और स्पेसिएशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, न्यू स्पीसीज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। तो एलोपैट्रिक हम लोगों ने देखे, सिंपैट्रिक भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे। ठीक है, जिसमें या तो फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। यदि फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है तो एलोपैट्रिक कहेंगे और नहीं है तो वो सिंपैट्रिक कहलाएगा। ओके, तो इतना पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो चलो ये वाला पार्ट तो इजी है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट आज हमें इस सेशन में जो कि मेन हमारा जो पार्ट है और जो हम लोगों को यहाँ पे जिसका स्टडी करना है, उस पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, मीन्स अभी हम लोगों को जो है क्या चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम देखेंगे। एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा? हाँ बोलिए, कलश बोलिए, बोलो बेटा। मैं हूं, आपकी बात सुनने के लिए हूं मैं। जिसे भी कुछ कहना है आप कह सकते हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हम आज एनसीईआरटी रीडिंग देखेंगे, फिर नेचुरल सिलेक्शन वाला जो पार्ट है हमारा, पेस्टिसाइड और उसके साथ और भी जो भी है वो हम देखेंगे। टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? टाइमिंग चेंज किस टाइप से बेटा टाइमिंग चेंज करना है बताओ? कलश, रिस्पॉन्स करो। टाइमिंग चेंज, कैसा टाइमिंग चेंज करना है? क्या प्रॉब्लम आ रही है टाइम को लेके, बोलिए। बाकी लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है टाइम को लेकर? 51 पार्टिसिपेंट हैं आज। ठीक है बेटा, आपकी बात मैं ऊपर तक पहुंचाता हूं। ठीक है, बट कितने स्टूडेंट्स जो है ये चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना बेटा। बाकी कोशिश तो हो रही है जल्दी से जल्दी ऑफलाइन चालू हो जाएगा तो मजा आएगा आपको भी। कल का लेक्चर बेटा यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूं मैंने। ओके, चलो डिस्कस करता हूं बेटा आपके आपके पॉइंट पे। चलो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट्स जनरली इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम कुछ की पॉइंट के टर्म में समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझेगा कि ये होता क्या है। ठीक, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को यदि हम सिंपल टर्म में यदि हम स्टडी करें या अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले इसका आता है डेफिनेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का यदि हम डेफिनेशन देखें तो एलील की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस यदि आ रहा है। ओके, आज की वीडियो ऑडियो क्वालिटी अच्छी है क्या बेटा? हाँ, कल थोड़ा प्रॉब्लम आया था तो थोड़ा चेंज किया है मैंने क्वालिटी में। ठीक, चलो अच्छी बात है, फिर यही हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, किस चीज का डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो डेफिनेशन है मींस क्या चीज? चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, ध्यान से समझो। चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और वो भी कैसे बेटा? जनरेशन टू जनरेशन, और डायरेक्ट नहीं, कोई ना कोई एक चांस होगा तो उस तरह से यहाँ पे एलील की फ्रीक्वेंसी में यदि चेंजेस आ रहा है ओवर जनरेशन ड्यू टू शॉर्टकट में लिखते हैं बाय चांस। ओके, यदि चांस के थ्रू, अब बाय चांस मीन्स देखो दो चीज है, एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है
और इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो अगेन एक और पार्ट आता है जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है यह हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसको, इसी डेफिनेशन को मैं दूसरे टर्म से समझा रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी तक के जीन पूल पढ़ाया हूं। ठीक है, तो इससे हम इस तरह से कह सकते हैं कि सडन चेंज इन जीन पूल। ओके, दो तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट का मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझो। सडन चेंज हो गया जीन पूल में, और ये कहां पे बेटा? सडन चेंज जीन पूल में हो रहा है ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी बेटा लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन रहेंगी तो वहीं पर जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। और ये स्मॉल पॉपुलेशन में भी जो होगा वो क्या कंडीशन आएंगे बेटा? बाय चांस, पहले से कोई डिसाइड नहीं था, एकदम जो ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं, नेचुरल डिसास्टर से यदि वहां पे आ रहा है, सडन कोई चेंज हो रहा है और जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ जा रहा है, जीन पूल चेंज हो जा रहा है, ठीक है, एलील की फ्रीक्वेंसी, उसके नंबर्स जो कोई चेंज हो जा रहे हैं, तो वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट कहाँ? स्मॉल पॉपुलेशन, ये बड़े पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का डेफिनेशन समझ में आया बेटा? ठीक है, म्यूटेशन से नहीं हो सकता जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, म्यूटेशन, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन दोनों में डिफरेंस पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट भी देखने वाले हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। तो क्या है बेटा? एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ। अब यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, और तीन चीज पूछते बेटा, एक तो चांस, दूसरा स्मॉल पॉपुलेशन। मतलब क्या है? एक तो सडन चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन जो है स्मॉल है, और बाय चांस। ये तीन टर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। समझ गए? आज अनिकेत, ईश्वरी और कल्याणी, तीन लोगों का मैसेज नहीं आया है मुझे। क्लास में है क्या बेटा? अब देखो, मैं वहां पे जाके कमांड पे देखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। हो तो रिस्पॉन्स कर दो, या कोई देख के बता दो नहीं है। अब जो लोग बेटा रेगुलर रहते हैं ना, वो कभी नहीं रहे तो ऐसा लगता है यार कुछ तो भी मिसिंग है। ठीक है, चलो। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो, ऐश्वर्य को समझा है, वैष्णवी को समझ में आ गया है, रुतिका को भी समझ में आया है। चांस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल, हाँ, फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगा जीन पूल में तो इवोल्यूशन ही होगा बेटा। ठीक है, तेजस्विनी को समझा है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, यहां पे बेटा इस कंसेप्ट को एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफाइन किया है। वो साइंटिस्ट का नाम है बेटा स्वेल राइट, और इन्हीं के नाम पे जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्वेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वेल राइट इफेक्ट। ओके, किसे? जेनेटिक ड्रिफ्ट को। इतना समझा होगा। तो इस इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। एक तो आता है बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा यहाँ पे आता है जिसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। टू इफेक्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट जो की पॉइंट हमने देखे, जेनेटिक ड्रिफ्ट का हमने डेफिनेशन देखे। ठीक है, पॉइंट ए। डेफिनेशन के बाद पॉइंट बी पे हम आए, तो इसमें इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे रुतिका ने क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा देखिए, इफेक्ट मींस जेनेटिक ड्रिफ्ट जब होगा तो इसका जो रिजल्ट है, क्या चीज? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा? इवोल्यूशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ मींस यहाँ पे इवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि जीन पूल में या फिर एलील का जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब ये इफेक्ट कब तक के रह सकता है वो हम देखते हैं। इतने पॉइंट्स क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके है तो आगे बढ़ते हैं। यार स्ट्रेंथ कम आ रही है यार, 52 स्टूडेंट ही है। दिवाली के बाद ऐसा क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्लास में नहीं आ रहे या बाकी लोगों की दिवाली नहीं हुई है?
ओके चलो, प्रगति क्लियर है, कलश को भी समझा, तेजस्विनी, रुतिका, टीशा, तपस्या नहीं है क्या बेटा? तपस्या, दिव्या, प्रणाली है, लियांशु है, चलो बढ़िया। तो ये हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखे, इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। अब ये इफेक्ट कब तक के हो सकता है और कैसे हो सकता है ये हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्या चीज? जेनेटिक ड्रिफ्ट की यदि हम बात करें तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। कहाँ पे बेटा? जब स्मॉल पॉपुलेशन है, तो स्मॉल पॉपुलेशन में जो इवोल्यूशन होगा मीन्स इसका जो इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट स्मॉल पॉपुलेशन में कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। और ये कब तक के हो सकता है बेटा? तो ये कंटिन्यू रहेगा कब तक के? टिल जो एलिल का फ्रीक्वेंसी है, तो एलिल का फ्रीक्वेंसी या तो 0% तक के हो जाए, नंबर 1, या फिर एलिल का फ्रीक्वेंसी 100% तक के हो जाए, नंबर 2। तो तब तक के ये इफेक्ट रहेगा, तब तक के इवोल्यूशन होते रहेगा, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब या तो 100% तक के रहेगा, ठीक है, तो इसको हम फिक्सेशन कहेंगे, इसको हम लॉस्ट कहेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह से यहाँ पे चेंज होता है। और इसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसमें 2 टाइप के इफेक्ट हम लोगों को स्टडी करना है, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था 2 इफेक्ट। ठीक है, जैसे स्वॉल राइट इफेक्ट जो मैंने बताया आपको, तो इसमें एक तो आता है बॉटल नेक इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट जो है ये क्या है बेटा? बॉटल नेक इफेक्ट आएगा। और इसी में सेकंड इफेक्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज फाउंडर इफेक्ट। अब दोनों का थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में क्या बताना है बेटा? कलश बोलो, रिस्पॉन्स करो, कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है? 0 और 100%। हाँ बेटा, ये वाला परसेंट वाला क्राइटेरिया थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल के साथ, तो ये क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ये बेटा एलील की फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो एलील्स है, तो एलील की फ्रीक्वेंसी जो है, हार्डी वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम हम देखें तो 1 के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, चाहे होमोजाइगस रहे, हेट्रोजाइगस रहे, या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट रहे या होमोजाइगस रिसेसिव रहे, तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल होता है, ये हार्डी वेनबर्ग ने बताया। ये कांस्टेंट रहा तो नो इवोल्यूशन, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ 0.5, 0.4, 0.6 कुछ भी हो सकता है, तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आना जो कि इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है, वही हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये क्या होता है थोड़ी देर के बाद मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दे रहा हूं क्या हो रहा है। ये जो फिक्सेशन है या तो 0% होगा या फिर 100% रहेगा, तब तक की होगी, क्योंकि देखो एलील का फ्रीक्वेंसी कब तक चेंज होने वाला है ये क्वेश्चन है। तो एलील का फ्रीक्वेंसी देखो 0 से चालू हुआ, ठीक है, या फिर एलील का फ्रीक्वेंसी चलो पहले 50% था, तो ये 50 से चालू होगा तो ये तो बढ़ते जाएगा या फिर कम होते जाएगा। बढ़ते 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 कितना 100 तक के पहुंचेगा, तो 100% के ऊपर हो नहीं सकता। कम होते 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 क्या होगा बेटा? 0% तक के होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये तो टोटल लॉस्ट हो जाएगा या फिर टोटली फिक्स हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो बताएगी, और उसके बाद फिर क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? तो बॉटल नेक इफेक्ट बेटा जो जीन पूल है, उस जीन पूल में, वो भी कहाँ की बात कर रहे हैं? स्मॉल पॉपुलेशन की, वहां पे एलील का लॉस होना, ठीक है, वो बॉटल नेक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे तब आपको समझेगा, थोड़ी देर के बाद मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं। सिर्फ सिंपल डेफिनेशन आप याद रखो। बॉटल नेक इफेक्ट जो एक्चुअली ये एक बॉटल है, बॉटल में कुछ एलिल्स प्रेजेंट है, मींस कुछ पॉपुलेशन प्रेजेंट है, और कुछ होता ही है कि जैसे अर्थक्वेक आया, ये बॉटल इस टेबल पे रखी और यहाँ से गिरी, तो गिरने के बाद यहाँ पे जितने भी स्पीसीज रहेगी वो टोटल उसका लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कुछ स्पीसीज जब यहाँ से बाहर निकली तो हो सकता है बच जाए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक बॉटल है, और बॉटल में हमने कंचे रख दिए बेटा, स्टोन जो आते हैं, तो ये स्टोन जो है यहाँ से इस बॉटल को तिरछा करेंगे तो सारे के सारे नहीं आएंगे ना, यहाँ पे आके फंस जाएंगे, लेकिन एक या दो ही यहाँ से क्या होंगे? बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉटल पे ये एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे समझाया है, इसलिए इसे बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। थोड़ी देर के बाद क्लियर होगा ये होता क्या है।
ठीक है, सिर्फ जनरल टर्मिनोलॉजी समझो। सेकंड इसमें यहाँ पे दिया है बेटा फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है बेटा, जैसे कि सपोज यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो इसमें से बेटा जब स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो होती है, क्या चीज, स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है जब यहाँ से माइग्रेट कर जाएगी, तो माइग्रेट करने के बाद वो जब न्यू जगह पे जाती है तो उस न्यू जगह पे एक न्यू कॉलोनी को फॉर्म कर रही है। जब वो न्यू कॉलोनी को यहाँ पे जब फॉर्म करती है तो वो क्या है, वो फाउंडर कॉलोनी कहलाती है, मतलब फाउंडर पॉपुलेशन। तो उसके थ्रू जो इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है जिसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना समझा। तो न्यू जनरेशन जो है वो पेरेंट जनरेशन से इस टाइम पे क्या होंगी बेटा, डिफरेंट रहेंगी। ओके, चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कुछ और कंसेप्ट देखते हैं एग्जांपल से। एक छोटे से पार्ट को मैं अलग अलग एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों से जो भी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी हम पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। इस छोटी सी पॉपुलेशन में 6 इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने, 6 इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब 6 में देखो यहाँ पे जो 6 इंडिविजुअल्स है, एक तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए वाले कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, मतलब 2 कैसे हो गए, होमोजाइगस डोमिनेंट। 2 जो रहेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हो गए। तो ये जो रहेंगे कैसे रहेंगे बेटा, हेटेरोजाइगस वाले। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे तो स्मॉल ए और स्मॉल ए वाले 2 यहाँ पे इंडिविजुअल्स है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इंडिविजुअल्स हो गए यहाँ पर, 6 इंडिविजुअल्स हो गए। तो अब यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी देखना है। तो अभी यदि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यदि हम देखे तो फ्रीक्वेंसी पहली चीज तो किसका बेटा, एलिल का लेना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल एक तो कैपिटल ए, और दूसरा हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे ऑफ एलिल कौन सा बताओ, स्मॉल ए। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, कैसे निकालोगे, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, मुझे रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से आप लोग, बताओ बेटा। वेरी गुड, कितना है देखो, 1 2, तेजस्विनी का आंसर आया बेटा, कलश का आया, वेरी गुड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है बेटा। तो देखो टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स कैपिटल ए का जो फ्रीक्वेंसी है 6/12 है, समझ रहे हो। स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी भी जो है वो क्या है, 6/12 है। यदि हम इसे समझे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5, और यहाँ पे भी हम देखें तो 0.5 जो है ये एलिल का फ्रीक्वेंसी हो गया। एक तो कैपिटल ए, हाँ परसेंटेज में भी हम देख सकते हैं और पॉइंट में भी हम देखेंगे तो 0.5 और 0.5, क्योंकि एलिल का फ्रीक्वेंसी पॉइंट में आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि 1 के इक्वल होता है, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। हार्डी वेनबर्ग हुआ नहीं है हमारा, अभी हम समझेंगे तो आपको हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है वो समझेगा, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1 के इक्वल होगा, तो 0 से चालू करना, 0 0.1 0.2 3 0.4 0.5 0.6 और ऐसे 1 तक के। तो अब दोनों में इसमें हमको जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है 0.5 और 0.5, ये जो है क्या है बेटा, इस पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हम यदि कहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया मतलब हम कब कंसीडर करेंगे, जब डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी 0.6 हो जाएगा और रिसेसिव का क्या होगा 0.4। तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, बाय चांस। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, बाय चांस जब यहाँ पे यदि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहा है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो, मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो। क्या बताया था डेफिनेशन, जल्दी बताओ। एलिल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है लेकिन छोटी सी पॉपुलेशन, और वो भी कैसा आ रहा है बेटा, बाय चांस। कोई वहां पे नेचुरल क्या है, डिसास्टर हो गया हो, कोई भी वहां पे प्रॉब्लम आई गई हो, सडनली एकदम चेंज हो गया। तो जो बाय चांस एक एलिल का जो फ्रीक्वेंसी वहां पे जो चेंज हुआ है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। और यहाँ पे ये जो एलिल की फ्रीक्वेंसी है ये चेंज हुई है, समझा। वेरी गुड वेदांती। चलो बाकी लोग रिस्पॉन्स करो, क्लियर हो गया। वैष्णवी ग्रेट। यार वैष्णवी नरद बहुत दिनों से नहीं दिखी मुझे,
वैष्णवी नरस भी अभी उसका भी दिवाली खत्म नहीं हुआ है लगता है ना, कल भी नहीं थी आज भी नहीं है। चलो क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, मींस यहाँ पे मैंने आपको 2 इफेक्ट्स जो बताया वो दोनों भी इफेक्ट को एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो इतना पार्ट तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो आई है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं अभी, हाँ देखो ये 3 इधर है 3 इधर है, कुछ यहाँ पे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक हो गया या कुछ भी हो गया, ये 3 जो पॉपुलेशन है निपट गई, गई ना। नेचर ने सिलेक्ट किया क्या उसको? नहीं, नेचर क्या बोलता है बताओ? नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि इस पॉपुलेशन में जो सबसे बेस्ट होगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉपुलेशन में जो बेस्ट नहीं होगा वो वहीं निपट जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्या कह रहा है, नेचर तो उसे सिलेक्ट करेगा ना जो उसमें सबसे बेस्ट होगा, बट यहाँ पे बेस्ट की बात ही नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो, यदि मैं ये कहता हूं, अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए बी तो हमने ऑलरेडी लिए हैं, यहाँ पे हम एक्स वाई ले लेते हैं। ऊपर की जो पॉपुलेशन है ये एक्स वाली है और नीचे की वाई वाली। तो बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि ये जो वाई पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई। तो अब मुझे बताओ कैपिटल ए का यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ रहा है और स्मॉल ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है बेटा बाय चांस, जल्दी से बताएंगे कितना आ रहा है? कैपिटल ए का इधर की एक्स वाली हम बात कर रहे हैं, एक्स जो पॉपुलेशन है इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? वेरी गुड वैष्णवी, काकड़े का आंसर आया है, वैष्णवी कोंडे का भी आंसर आया है, वंजारी का भी आंसर आया, क्या बात है, सारे सेम नेम। वेरी गुड डिम्पल, तेजस्विनी। क्या हो रहा है बेटा देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, 6 में कैपिटल ए 1 2 3 4 5, 5/6, मतलब यहाँ पे ये कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1/6, मतलब कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, समझे? तो ये जो इफेक्ट है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है बाय चांस, ये कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट। क्या कहलाता है ये? बॉटल नेक इफेक्ट। अब बॉटल नेक इफेक्ट में बेटा जरूरी नहीं है कि यहां पे, हाँ ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, सिर्फ इधर की ही बात होगी, ठीक है। अभी मैंने एक्स वाली पॉपुलेशन बची इसलिए बताया, अब जरूरी नहीं है एक्स वाली डिस्ट्रॉय हो गई वाई वाली बची तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी यदि हम देखें वाई पॉपुलेशन में तो क्या होगा बताओ? 1/6 हो जाएगा, और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी हम देखें तो क्या होगा? 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल ए का बढ़ गया, कैपिटल ए का कम हो गया। तो यहाँ पे देखो बाई चांस नेचर ने, यदि हम यहाँ बोले कि ये डोमिनेंट एलील था उसको सिलेक्ट किया, ठीक है, जो बेस्ट था वो सिलेक्ट हुआ, तो बेटा वो तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया ना। यहाँ पे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं और जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये बात नहीं आती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो होगा वो कैसे होगा बताओ? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमेशा बाय चांस कुछ निपट जाएगा कुछ बच जाएगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे होती है। अभी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेन पॉइंट पे बात करूंगा। ओके ग्रेट। अब इसको बॉटल नेक इफेक्ट क्यों कह रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक, सुजल को समझ में आ गया है, प्रगति, मृणाली, डिंपल, ओके बेटा। कैपिटल ए डोमिनेंट हो जाएगा नहीं बेटा, यहाँ पे तो कौन सी बच रही पॉपुलेशन, कौन सा सरवाइव कर रहा है, और जो चेंजेस आ रहे हो किसकी वजह से आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे, चलो हर्ष को भी समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये सारे कंसेप्ट पर हमें एक चीज तो समझी, बट मैंने यहाँ पे 2 इफेक्ट बताए, एक बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा फाउंडर इफेक्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बॉटल नेक इफेक्ट में मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था आप लोगों के लिए कि जैसे कि ये जो है ये एक बॉटल है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बॉटल बन जाए, ठीक है, अब समझ लो इधर बड़ा इधर छोटा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि ये एक बॉटल है,
इस बोतल में कंचे हैं, कंचे हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं स्टोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टोन्स में जैसे कैपिटल ए वाले कितने थे, 6 थे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है 6 हो गए क्या, नहीं हुए, कैपिटल ए। स्मॉल ए वाले जो है ये भी कितने हैं, ये भी 6 ही रख लेते हैं हम लोग, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ए कितने हो गए 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखो ये एक बॉटल है, इस बॉटल में कोई पॉपुलेशन है, यदि जैसे स्टोन का मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो इसमें से यदि यहाँ पे इस बॉटल को मैं ऐसा पलटता हूं, तो पलटने के टाइम पे हो सकता है कि सारे के सारे यहाँ पे बाय चांस कैपिटल ए वाले ही आ जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कैपिटल ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो गया, 100% हो गया, और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी जो है 0% हो गया। तो ये इसके बाद तो इवोल्यूशन नहीं होने वाला बेटा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, समझे। यदि यहाँ पे इसको डेटा को चेंज करते हैं, इसी में यदि मैं स्मॉल ए 3 ले लेता हूं और एक कैपिटल ए ले लेता हूं, ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, और एक आ गया कैपिटल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बताओ, 3/4 मीन्स 0.75, और कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 मीन्स 0.25, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को जो बॉटल नेक इफेक्ट का डेफिनेशन बताया था थोड़ी देर पहले, लॉस ऑफ एलिल फ्रॉम जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट बेटा इवोल्यूशन कैसे हो रहा है उस चीज को बता रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, समझा। एलिल का फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रहा है वो बता रहा है। इस फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छी तरह से हार्डे और वेनबर्ग ने समझाया है, वो जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और ये वाला पार्ट जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं जब आपको एनसीईआरटी में समझाऊंगा तो उस टाइम पे आपको ये वाला पार्ट में उस कनेक्ट करके उस एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लाइन टू लाइन हमारा एनसीईआरटी का जब होगा तो एक एक चीज आपकी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया। कलश, किसका डेफिनेशन बोलना है, बोलो बेटा कलश, एक बार रिपीट करना है। सुजल, तेजस्विनी, इवोल्यूशन होगा, हाँ बेटा इवोल्यूशन होगा, ठीक है, दोनों भी कंडीशन में इवोल्यूशन होगा। बॉटल नेक इफेक्ट का डेफिनेशन बताना है। देखिए बेटा, जीन पूल का फ्रीक्वेंसी जो है मतलब एलील का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ एलील फ्रॉम जीन पूल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, ये होता है बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। अब फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ, अभी देखो बॉटल नेक में क्या हुआ, इसमें से कोई पॉपुलेशन जो है वो क्या हुआ, वो सर्वाइव कर रही है, बाकी लॉस्ट हो रहा है। अब फाउंडर इफेक्ट में हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें से स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इतनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यहां से कहीं और चली गई, और जाने के बाद उसने एक न्यू कॉलोनी बना ली, नए तरीके से वहां पे क्या होगा, एक इंटरब्रीड करेगा, और कई हजारों साल के बाद वहां पे एक न्यू टाइप की स्पीसीज, नई टाइप की पॉपुलेशन वहां पे देखने को मिलेगी। बट ये किसकी वजह से आया, तो ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ पे आई, तो इस पॉपुलेशन को फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। माइग्रेट किया ना बेटा, अदर आइसोलेटेड प्लेस पे माइग्रेट कर गया है, तो जिससे क्या हुआ, उसने न्यू कॉलोनी यहाँ पे फॉर्म किया, तो ये इसकी पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट रहेगा बेटा, ये नई जनरेशन जो रहेगी वो उसके पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट रहेगा, तो ये कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। समझा बेटा, फाउंडर और बॉटलनेक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ, फाउंडर एंड बॉटलनेक इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्मॉल ग्रुप हम ले लेते हैं, जैसे स्मॉल ए और स्मॉल ए ये आ गया मान लो, तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये फाउंडर पॉपुलेशन रहेंगी, जो आगे चल के एक नए तरीके से वहां पे क्या कर रहा है बेटा, कॉलोनाइज कर रहा है। फाउंडर इफेक्ट मैंने बताया ना बेटा थोड़ी देर पहले ही, फाउंडर इफेक्ट का मतलब बेटा स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन
माइग्रेट कर रहा है अदर प्लेस पे एंड फॉर्म कर रहा है न्यू कॉलोनी। और फॉर्म करने के बाद बेटा जो न्यू जनरेशन आएगी वो अपनी पेरेंटल जनरेशन से क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। इस इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर। फाउंडर मतलब इफेक्ट नहीं बेटा, साइंटिस्ट है, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट, उन्होंने इसको टर्म दे दिया समझने के लिए। कलश समझ में आ गया? हेलो। तो बॉटलनेक इफेक्ट में क्या हुआ, एक कोई डिसास्टर हो गया या फिर एक नेचुरल क्लैमिटी आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, तो उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया, खत्म। कुछ बच्चे जो आगे सरवाइव करे, उसने एक नया वहां पे कॉलोनी बनाया, तो ये कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या हुआ बेटा, नए एरिया में जाके कुछ स्पीसीज ने, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीसीज ने एक नए तरीके की वहां पे कॉलोनी बना ली। तो इस तरह का जो इफेक्ट है वो कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। हाँ, लोकेशन चेंज हो रहा है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, तो फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा या डेफिनेशन लिखा के तो वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। समझ में आ गया? समझने वाला लेक्चर है बेटा, रटने वाला नहीं है ये। ओके। अब कई लोगों को लगता है इवोल्यूशन बोर हो गया है तो वो क्लास नहीं कर रहे हैं या उनका इवोल्यूशन पढ़ के हो गया है, बट रटने से कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही कह रहा हूं, समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ही कुछ हो पाएगा। ओके, चलो। तो अभी इसको ज्यादा मैं हेवी लूंगा तो आपका ऐसा ऐसा उड़ जाएगा पूरा, तो इसको मैं यहीं तक के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन रिवाइज कराऊंगा। हाँ बेटा, ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अभी हम लोग एनसीईआरटी का बेटा थोड़ा सा डिक्टेशन वाला डेटा देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद फिर वापस से इसका एक शॉर्ट समराइज जो है नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, तो आपको अच्छे से समझेगा। कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, उसी के साथ साथ और भी कुछ कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। तो एक एक पार्ट जो है आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर क्या चीज, अपना एनसीईआरटी जो है वो हम समझते हैं और एक एक पार्ट को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, किधर गया अपना एनसीईआरटी, ये। चलो, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज, हम अब एनसीईआरटी पे आ चुके हैं। इवोल्यूशन क्या है ये हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ फर्स्ट यहाँ पे हमें समझाया है एनसीईआरटी ने। फिर लाइफ फॉर्म जो हुआ है उसको लेके कुछ थ्योरी, थ्योरी के बाद जो हमने एविडेंस पढ़े वो यहाँ पे हम देखेंगे। फिर एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये हम देखेंगे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, मैकेनिज्म्स भी हम पढ़ लिए। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हमारा रह गया है, इसका एक छोटा सा पार्ट जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों का हो चुका है। लेकिन इतने पार्ट में भी बेटा यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो नेचुरल सिलेक्शन वाला जो पोर्शन है और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसके बाद मौत का एग्जांपल है बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन कार्बोलेरिया, ये वाला पोर्शन अभी मैंने आप लोगों का नहीं लिया हूँ, तो ये वाला पोर्शन अभी लेने का है। बट जितना हो गया है उसके अकॉर्डिंग इतने पोर्शन का कुछ एनसीईआरटी वाला पार्ट मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करूंगा अभी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक एक पार्ट को अभी हम यहाँ पे समझेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। ओके, ग्रेट। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चीज बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है ये समझाया था। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मीन्स हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, मीन्स अर्थ। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा ऐसा एक
आग का गोला रहा होगा, इसमें बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद सारा कुछ वहां पे तितर बितर हो गया इस तरह से, ठीक है, बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ होगा। तो ये ब्लास्ट होने की वजह से सारे के सारे इस तरह से जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे। फिर धीरे धीरे पार्टिकल्स जब पास में आए, तो पास में आने के बाद ये जो बड़ा सा पार्टिकल जो था ब्लास्ट होने के बाद टेम्परेचर हाई था और एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे। तो ऐसा कब हुआ था? ये 20 बिलियन ईयर अगो। 20 बिलियन ईयर अगो के बाद हम लोगों ने देखे थे 4 से लेके 5 और 6 बिलियन ईयर अगो के टाइम की बात है, जिस टाइम पे कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। जिसके बाद फाइनली अर्थ बना, बहुत सारे प्लैनेट बने, और बहुत सारे प्लैनेट के बाद हमारा जो सोलर सिस्टम जो बना, तो सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ भी वहां पे फॉर्म हुआ। तो बेटा कैसे लाइफ हमारे इस अर्थ पे आई है, तो उसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे आई होंगी, और वो एक सिंगल सेल से आज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो इसमें कैसे ये हुआ होगा, इस पार्ट को समझना है। तो उसकी स्टडी करना है हमको कि लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे आया है उसका हमें उसकी हिस्ट्री का स्टडी करना है। ये कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। यह है बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट सेंटेंस जो है इसका मीनिंग। एक एक पार्ट लाइन टू लाइन समझाऊंगा आज मैं आप लोगों को। तो हमें बेटा यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली इवोल्यूशन। एग्जैक्टली इवोल्यूशन मीन्स होता क्या है? क्या एक चेंज है, क्या एक बदलाव है, या फिर एक सेल ने अपने अंदर कुछ चेंज ला के बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन ला लिया, उसे इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ एक एनिमल में ही देखने को मिलता है? क्या ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेगा? क्या ये सिर्फ प्लांट में ही देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे बेटा हमें अंडरस्टैंड करना है जो चेंज हुआ किसमें, फ्लोरा एंड फौना। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्लांट और एनिमल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो प्लांट और एनिमल में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें देखना है इवोल्यूशन में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। फौना का मतलब क्या होता है और फ्लोरा का मतलब क्या होता है, बताएंगे बेटा? फ्लोरा का मीनिंग क्या है और फौना का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स में क्विकली, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास मीटिंग एंड हो गई आप भाग गए हो? ओके ग्रेट। फ्लोरा मीन्स एनिमल, प्लांट। हेलो, कुछ लोगों का आंसर आया बिल्कुल सही बेटा, बाकी लोग बताएंगे जल्दी से। फ्लोरा मीन्स प्लांट, ग्रेट। फौना मीन्स एनिमल, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये चेंजेस बेटा आज के चेंजेस को बता रहा है क्या? नहीं, ये जो चेंजेस जो बता रहा है मिलियन ऑफ ईयर्स की बात हो रही है बेटा। अर्थ पे जो मिलियन ऑफ ईयर्स जो है तब से लेके अभी तक के हमें यहाँ पे जो चेंज हुआ है उसकी स्टडी जो है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको बेटा लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है अर्थ पे, ये हमें समझना है। तो अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो स्टार्स की यदि हम बात करें, यूनिवर्स जो है उसमें स्टार्स कैसे बने, ये सारी चीजों को हमें समझना है। तो इसके लिए बेटा कुछ आइडिया हमें मिला है, जो कि एक फैक्ट बेसिस जो है जो बनाई गई कुछ स्टोरीज है, कोई प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन वो प्रूफ के समान एक स्टोरीज है, ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताती है और इवोल्यूशन कैसे हुआ है, लाइफ फॉर्म कैसे आया है, कैसे बायोडाइवर्सिटी हुई है, प्लांट और अर्थ जो है, ये सारी चीजें जो है बेटा ये स्टोरी की हेल्प से हमें समझने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग भुला नहीं सकते बेटा। साइंस भी काफी हद तक के मानता है, मतलब वो थ्योरी जो है वो एक्चुअली सॉलिड फैक्ट वहां पे बताए हुए हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन अर्थ में जो हुआ है, ठीक, तो एक तरफ यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था और फॉर्मेशन के बाद उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या चीज बेटा, लाइफ आई, लाइफ के साथ ही साथ वहां पे चेंजेस हुए और सिंपल एक सेल्स फॉर्म होके आज के टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ का भी डेवलपमेंट हो गया।
फिर यहाँ पे 7.1 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये बताया कि यदि हम स्टार्स को देखें एक क्लियर नाइट में, रात के टाइम पे हम यदि स्काई में देखते हैं और यदि हमें कोई एक स्टार देखने को मिलता है, तो वो स्टार बेटा हम अपने बैक टाइम को देख रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि यदि यहाँ पे कोई स्टार है तो इससे जो लाइट निकली होंगी और ये लाइट निकल के इसका जो रोशनी है, जो लाइट है, इसका जो प्रकाश है, ये आपकी आंखों तक के जब आया, आपकी आईज तक के जब आया, तो ये आज का नहीं है, कई मिलियन ईयर एगो ये लाइट यहाँ से निकला होगा और आज आपको उस ऑब्जेक्ट को देखने को मिल रहा है। लेकिन आप आपके सामने अभी आप बैठे हो, आपको पेन या मोबाइल फोन दिख रहा है, आपको मैं दिख रहा हूं, तो ये तो बहुत पास है, ये नियर ऑब्जेक्ट है। और ये नियर ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट आके इसको जब पड़ी और इस पे आने के बाद जब इसका टकराव होकर जब आपकी आंखों पे आया, तो ये आपका प्रेजेंट बताता है। लेकिन स्टार का जो आपको शाइनिंग और जो लाइटनेस दिख रही है, वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेलर डिस्टेंस है जिसको हम मेजर करते हैं किसमें बेटा, लाइट ईयर में। और हम आज के टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे लाइट इमिटेट होके जो आती है, तो ये तो तुरंत है, बट इसकी जो जर्नी है बेटा मिलियन ईयर बैक, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर बेटा हो करके हमारे आंखों तक के पहुंची है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से तो जो हो रहा है वो इमीडिएट हो रहा है। तो इस तरह से हम स्टार्स को देखेंगे तो हम अपने पास्ट को देखते हैं, और ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं तो हम अपने प्रेजेंट को देख रहे हैं। सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट में यही बात कही है। और इस स्टेटमेंट में ये जो बात है, इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखें तो देखो, हम जो इवोल्यूशन समझ रहे हैं, इवोल्यूशन मतलब देखो ये जो डीएनए है बेटा, ठीक है, ये जो डीएनए है इसी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, और यही एक डीएनए एक सिंगल सेल है, यही डायनासोर बना, यही लॉयन बना, यही जो है बारहसिंगा बना, और आज एक ह्यूमन बना। ये हमारे प्लानेट पे, अर्थ पे, इस डीएनए में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके जीन में क्या चेंजेस हो रहा है, ये उस चीज को बता रहा है। एक पिक्चर मुझे मिली है जो मैं आपको बताया, लाइट ईयर का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को। तो लाइट ईयर जो होता है, ये इसका यूनिट हम देखें तो एक एस्ट्रोनॉमिक जो है डिस्टेंस जो है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, एक डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है एक साल में, जो 1 लाइट ईयर होता है, जो कि नियरली 6 ट्रिलियन माइल्स के इक्वल होता है। मींस कितना किलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, एक साल में जो लाइट यहाँ पे जो जा रही है, तो 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ से आया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तक के, तो आपको जो दिखेगा इतना होता है कुछ तो भी। ओके, समझ में आया क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। और यही चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये मैंने बताया ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीच, जो हमारे आइस पे हो रहा है। तो एग्जाम में स्टेलर डिस्टेंस क्या है और इसको मेजर कर रहे हैं किसमें बेटा, लाइट ईयर में, और 1 लाइट ईयर कितना होता है, ये वैसे जनरली पूछा नहीं जाएगा, बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसमें हमें एक चीज दिख रही है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका प्रूफ तो नहीं था ठीक हमें, लेकिन इसमें जो एक इसका यूनिक इवेंट जो स्टोरी के बेसिस पे जो हमें मिला, हिस्ट्री जो बता रहा है यूनिवर्स की। और हमारे यूनिवर्स जो बेटा वो ऐसा छोटा मोटा नहीं है, बहुत वास्ट यूनिवर्स है। कैसा है यूनिवर्स जो है, वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी यूनिवर्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो देखो पहली चीज तो एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था हमारे, ठीक है, सबसे पहले। ओके, वो कह रहा है बेटा तेजस्विनी हमें बताना चाह रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड क्या हुआ था बेटा, एक ब्लास्ट हुआ जहां पे ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, जिससे मिलके बना था क्या चीज बेटा, यूनिवर्स। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गैलेक्सीज थे, इसका क्लस्टर था, गुच्छा बोलते हैं जिसको, बंच। और ये सारा बंच का एक पार्ट यदि हम देखें तो वो था यूनिवर्स। और वो जो एक गैलेक्सी जो थी, उस गैलेक्सी में स्टार्स थे, उसमें क्लाउड ऑफ गैसेस थी और डस्ट पार्टिकल थे। और ऐसे जब बहुत सारी गैलेक्सीज वहां पे जब बन रही थी, तो उससे बना एक यूनिवर्स।
और फाइनली इसमें हुआ ब्लास्ट। ब्लास्ट होने के बाद सब इधर उधर बिखर गए, जिसको कहते हैं बेटा बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह से यहाँ पे ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का। एक सिंगुलर, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि अनइमेजिबल जो था, उसका फिजिकल टर्म में यदि हम देखें तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। और इस तरह से यूनिवर्स जो है उस टाइम पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये फॉर्म हुआ। उसके बाद फिर और गैस जब कंडेंस्ड हुआ ग्रेविटी के वजह से, तो उससे गैलेक्सी फॉर्म हुई, जिसको हम मिल्की वे, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, अर्थ फॉर्म हुआ। और अर्थ जो फॉर्म हुआ बेटा देखो 20 बिलियन ईयर एगो जो है एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था। उसके 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है हमारा अर्थ जो है ये फॉर्म हुआ। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? ओके, क्लास में है ना बेटा? ऐसा तो नहीं बोर हो रहा है, भाग रहे हैं? 42 स्टूडेंट दिख रहे हैं, लगता है बाकी लोगों का पढ़ के हो गया है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या यार? स्टूडेंट कम दिखती तो मुझे डाउट होता है कि यार क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है? नेहा, प्रगति, ऐश्वर्या, चलो बढ़िया। तेजस्विनी, मृणाली, बोर नहीं हो रहा है? ओके ग्रेट। ओके क्लास, ओके रुतिका। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग अभी यहाँ पर। और नेक्स्ट पोर्शन जो हम इसमें देखें, तो पहली चीज तो कहाँ पहुंच गए बेटा? 4.5 बिलियन ईयर बैक अर्थ फॉर्म हुआ। लेकिन इस टाइम पे बेटा किसी भी टाइप का एटमॉस्फेयर अर्थ पे नहीं था, सिर्फ वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया बेटा रिलीज हुई। कहां से? मोल्टेन मास, जो गर्म लावा था ना बेटा उस टाइम पे, ठीक है, तो उससे ये गैसेस वहां पे रिलीज हुई। उससे अर्थ का ऊपर का सरफेस कवर हो गया और नीचे अर्थ। तो इस तरह से यहाँ पे इस टाइम पे एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है ये फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ? एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे फॉर्म हुआ। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही थी, उसने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया बेटा। ठीक है, लाइटर हाइड्रोजन जो है वो एस्केप हुआ, और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुआ अमोनिया और मीथेन से, तो इस तरह से वाटर फॉर्म हुआ यहाँ पे। और वाटर भी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, वो एक वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हुआ। और ऑक्सीजन भी जो यहाँ पे रिलीज हुई, वो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। मीन उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट नहीं था उस टाइम पे। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे हम समझेंगे अभी, जिसमें पहली चीज तो देखिए, अभी हम लोगों को यहाँ पे किस तरह से सबसे पहले कौन से गैसेस, कौन से कंपाउंड सब फॉर्म हुए हैं, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, अमोनिया, ये सारी चीज। इसके बाद बहुत टाइम के बाद बेटा ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहा था, तो O3 बना लिया, मीन्स ओजोन लेयर, जो कि अब सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था। धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, तो वाटर वेपर्स जो है ये कन्वर्ट हो गया बारिश में। बहुत टाइम तक की अब रेनिंग होते रही, और ये एक टाइम की बात नहीं बेटा। ठीक, आप बोलते होंगे कि सर हमारा जो अर्थ अभी तक के हमने जो पढ़े, हमारा अर्थ बेटा कुछ ऐसा है, ऐसा आप बोले कि सर आप पहली बार बता रहे हमारा अर्थ ऐसा है। हाँ बेटा, हमारा अर्थ ऐसा ही है। और हमारा अर्थ जो ऐसा है, तो जब बहुत टाइम तक की जो बारिश हुई ना, तो बारिश होने के बाद ये जितने भी गड्ढे थे और ये सारी चीजें जो थी ना, ये सारा फील हो गया, और इस तरह से ओशियन बना। तब हमारा अर्थ जो है ऐसा फॉर्म हुआ है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बताया है कि बहुत टाइम तक के बारिश हुई, लेकिन ये जो बारिश होने के बाद भी जो है, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा? एक गरम गरम पानी, उबलता हुआ पानी था। ठीक है, और अब यहाँ पे बेटा लाइफ जो है 500 मिलियन ईयर एगो अर्थ पे सबसे पहले लाइफ आया। अगेन एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे लाइफ आया, मीन्स ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक की बात हो रही है बेटा ये। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बना,
और अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे स्टेटमेंट कंफ्यूज करता है और स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा इसके बेसिस पे कुछ थ्योरी जो है, कुछ फैक्ट्स है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें पहली चीज तो लाइफ जो आई है वो आउटर स्पेस से आई है। मींस इस थ्योरी को क्या कहते हैं, पेंसपर्मिया थ्योरी हम लोगों ने देखे थे। पेंसपर्मिया थ्योरी किसने बताया था बेटा, ये रिक्टर ने बताया था, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूं पहले, ठीक है। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बेटा, बाहर से, आउटसाइड से, बाहर के स्पेस से, जो कि ग्रीक थिंकर्स जो है उनका कहना है कि लाइफ जो आई है एक स्पोर्ट्स के फॉर्म में आई है डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ पे, जिसको पेंसपर्मिया कहते हैं, ठीक है। ये एक आइडिया है जो एस्ट्रोनॉमर्स है, ठीक है, जो हमारे अंतरिक्ष है वहां पे जो स्टडी करते हैं, ठीक, हाँ, वहां से लाइफ आया है, जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं बेटा, कॉस्मोजोआ कहते हैं, पेंसपर्मिया कहते हैं। तो उनका बिलीव ये है कि यहाँ से लाइफ आया है, ठीक है। बट स्पोर्ट्स तो बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहले बहुत थी, तो फिर लाइफ कैसे आया होगा दूसरे प्लैनेट से, तो इसको जो है हम 100% ट्रू नहीं मान सकते, बट सॉलिड फैक्ट उसने बताया है, इसलिए इसको कंसीडर किया गया है। फिर लंबे टाइम के बाद फिर कुछ पता चला, क्या चीज बेटा, कि लाइफ जो है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और अबायोजेनेसिस हमने पढ़े थे, याद है आपको। तो यहाँ पे जो है बेटा नॉन लिविंग थिंग जो है, डिकेइंग मैटर जो होता है, ठीक है, वहां पे स्ट्रॉ और मड जो होता है, वहां से जो है लाइफ जो है अपीयर हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा है। इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट आया, जिसने इस एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट किया, और उसने एक स्वान नेक फ्लास्क जो है ये हमें दिया, और यहाँ पे क्या बताया कि लाइफ जो नॉन लिविंग थिंग से नहीं आती, पहले से एक लाइफ है और उसी लाइफ से एक दूसरी लाइफ आएंगी, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एक न्यू लाइफ आता है, जो कि उन्होंने एक स्टरलाइज फ्लास्क लिया, और फ्लास्क लेने के बाद उन्होंने एक ईस्ट लिया और शुगर सॉल्यूशन लिया, ईस्ट को मार दिया गर्म करके, और दूसरे फ्लास्क को ओपन रखा एयर में। तो एक फ्लास्क में उन्हें क्या देखे कि लाइफ आई और दूसरे में नहीं आई, जिसकी हेल्प से यहाँ पे क्या चीज बेटा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस कर दिया उन्होंने, और फाइनली यहाँ पे उन्होंने बताया कि अर्थ पे जो लाइफ आती है वो ऐसे नहीं आती है। लाइफ जो अर्थ पे आ रही है, ठीक है, तो इसमें देखो हमने जो कंसेप्ट देखे, पहले तो एक डर्टी सल्ट और वीट वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था। 21 डेज में माइस यहाँ पे अपीयर हो गया था, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग से एक लाइफ जो आई है। बट इस एक्सपेरिमेंट को लुईस पास्चर ने क्या है, डिस्कार्ड कर दिया। तो उसमें 3 और वहां पे साइंटिस्ट थे हमारे, जैसे कि ये आपको स्पेलेंजली का एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, अंदर मीट लिया है, 3 इसमें मीट है, एक को पार्चमेंट पेपर से, एक को मसलिन क्लॉथ से, और एक को ओपन रखा, इस तरह से कवर किया है। जब फ्लाइस आएगी तो यहाँ पे उसने मैगोट दिया, यहाँ पे तो अंदर जा ही नहीं पाई, लेकिन जिसमें अंदर गई तो एक पहले से लाइफ थी, और उसी लाइफ से जो है ओपन वाला जो फ्लास्क था उसमें एक न्यू कॉलोनी जो है वो देखने को मिली, जिससे एक प्रूफ होता है कि लाइफ कैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा कलश, ग्रेट बेटा रुतिका, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बेटा ये तो सब सॉलिड फैक्ट थे, थ्योरी थी जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। बट इसके बाद बेटा रसिया के एक साइंटिस्ट थे ओपेरिन और हाल्डेन, जो थे हमारे इंग्लैंड के थे, उन्होंने लाइफ के आने का केमिकल इवोल्यूशन कैसे है उस चीज को प्रूफ किया, और केमिकली यहाँ पे प्रूफ किए कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से आई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, मतलब लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, जो कि आरएनए एंड प्रोटीन था। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि हमने क्या है कुछ पार्टिकल्स लिए थे, एटम्स, एटम से सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाए, उससे हम लोगों ने ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उससे फिर फाइनली लाइफ जो है प्रोटोबायोन्ट, इस तरह से थ्योरी मैंने बताया, आपको याद होगा। तो वही बात यहाँ पे जो है, अब देखो आपको इतने से पार्ट को पढ़ के नहीं समझ सकते कि यहाँ पे क्या ये कहना चाह रहा है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो आपको जो ओपेरिन और हाल्डेन का केमिकल इवोल्यूशन जो समझाया वो कितना जरूरी था।
समझ गए? अब आपको याद आ रहा होगा, आपने रिवीजन किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो आज का लेक्चर्स देखना अगेन एक बार और रिवाइज करना जो मैंने इसके पहले पढ़ाया हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, गुड कलर्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से उन्होंने क्या बताया बेटा कि पहली चीज तो केमिकल इवोल्यूशन को यहाँ पे बताया। सबसे पहले डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए कहाँ से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पहले क्या था, यहाँ पे एक एटम रहा होगा, एटम जब आपस में ज्वाइन हुआ होगा तो उससे क्या बना होगा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फाइनली आगे चल के क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा। और इस तरह से फाइनली अर्थ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई था, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो मीथेन और अमोनिया जो है वो आपस में ज्वाइन हुए और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर आगे आरएनए, प्रोटीन, अलग अलग टाइप के केमिकल्स बने, उसमें रेप्लिकेशन का एबिलिटी था और इस तरह से हमने कोसारवेट जो है प्रोटोबायोंट हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो इस तरह से लाइफ जो है यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। लेकिन हमारा साइंस जो है जब तक के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना मिले तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे बेटा, यूरे एन मिलर, ये नाम पूरा याद रखना है, SL मिलर, 1953 की बात है बेटा। ठीक है, आपको याद होगा हमने बैक्टीरियोफेज का एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वाटसन एंड क्रिक के साथ। ठीक है, तो उसके आसपास की बात है। तो हमारा जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये भी याद रखना है, साइंटिस्ट कहाँ के हैं ये भी पूछा जाता है। जब एनसीईआरटी ने दिया है तो यूरे और मिलर कहाँ के हैं, रसिया के कौन है, इंग्लैंड के कौन है, ये भी पूछा जाता है, ये मालूम रखना है। तो इसी तरह से उन्होंने एक सिमिलर कंडीशन, जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के समान एक कंडीशन जो है यूरे और मिलर जो है लेबोरेटरी स्केल पर उन्होंने लैब में क्या किया बेटा, एक कंडीशंस बनाई, जिसके लिए उन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज, एक एपरेटस है, इस एपरेटस को लिया और इस एपरेटस को कनेक्ट कर दिया बेटा, एक बॉइलिंग वाटर इधर रखा, इधर से जो है बॉइलिंग वाटर जा रहा था, इधर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड थे, उतना टेम्परेचर था और वही हमारा मीथेन, अमोनिया और वाटर का उन्होंने कंपोजिशन रखा। टेम्परेचर कितना था बेटा, 800 डिग्री सेल्सियस था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने वहां पे मेंटेन किया, जिसमें एक फ्लास्क था, टोटल एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर्स को उन्होंने लेकर के जब वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो सबसे पहले कुछ अमाइनो एसिड फॉर्म हुए। सबसे पहले कौन कौन से अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ठीक है, वैलिन, चलो बताओ कौन से अमाइनो एसिड फॉर्म हुए थे, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अमाइनो एसिड फॉर्म हुए और सिमिलर एक्सपेरिमेंट बेटा और भी कुछ ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने भी किए, जिसमें उन्होंने शुगर का फॉर्मेशन देखे बेटा, नाइट्रोजनस बेस का फॉर्मेशन देखे, पिगमेंट्स बनते हैं, फैट बनते हैं, और इस तरह से एनालिसिस जो हुई, ठीक है, जिसमें मेटेरॉइड्स जो है कंटेंट होता है और सिमिलर कंपाउंड जो देखने को मिले और सेम टाइप की प्रोसेस होती हुई हुई होंगी हमारे स्पेस में, और उस तरह से एक न्यू लाइफ जो है ये फॉर्म हुआ है। वेरी गुड बेटा कलस। ओके, तो इस तरह से लाइफ जो है यहाँ पे आई है। ठीक है, और कुछ लिमिटेड एविडेंस जो है यदि हम देखें, लेकिन सबसे पहले हमें जो मिला, कुछ स्टोरीज मिली बेटा जो बनाई गई, मन धड़क कहानी कह सकते हैं हम, लेकिन वो बहुत ही फैक्ट बेसिस थी। लेकिन फिर भी देखिए जो केमिकल एवोल्यूशन जो था, इसको ये बहुत ज्यादा या बहुत कम एक्सेप्ट किया गया। क्या कहते हो आप? कोई आइडिया नहीं था बेटा कि सबसे पहले रेप्लिकेटिंग जो मेटाबॉलिक कैप्सूल जो है वो क्या था और लाइफ कैसे आई है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है वो 3 बिलियन ईयर बैक हुआ है, और इसमें जो जेंट मॉलिक्यूल जो था सबसे पहले वाला वो आरएनए एंड क्या था, प्रोटीन था। वही अंडा आया या मुर्गी आई ऐसी बात हो गई। समझ में आ गया? कौन सा पार्ट पढ़ समझना बेटा, एनालिसिस वाली, कौन सी एनालिसिस वाली किधर गई बताओ? एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड्स। ठीक है, एनालिसिस के बाद बेटा ये जो कंपाउंड्स बने ना, तो मेटेरॉइड्स मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि इस तरह से जो पेंसपेर्मिया है ना, जैसे कि एक स्पोर्स, और स्पोर्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस तरह से, जब ये ब्रास्ट होगा तो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। तो मेटेरॉइड्स जो है इसमें कंटेंट रहेगा इसी टाइप के कंपाउंड्स जो इंडिकेट करते हैं सिमिलर टाइप की प्रोसेस जो स्पेस में हो रही थी,
और ये कंपाउंड आपस में ज्वाइन हो रहे थे तो उससे एक लाइफ बन रहा था, ऐसा यहाँ पे समझाया हुआ है। समझा बेटा कलश? केमिकल इवोल्यूशन जो है बेटा, ये लेस और मोर एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि केमिकल इवोल्यूशन जो हमारा 19th सेंचुरी है ना, तो 19th सेंचुरी तक के हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है और ये सारा स्टोरी के बेसिस पे था पहले। तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ लोग उसको बहुत मान रहे थे और कुछ लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन फाइनली बेटा आगे चल के प्रूफ हो गया यूरेन मिलर के एक्सपेरिमेंट के बेस पर कि नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, तो ये वाला यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट हमने देखे। ये देखो, ये इलेक्ट्रोड लिए बेटा, 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लिए हैं जो 75,000 वोल्ट का करंट, इतना झटका जो है बनाते हैं। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस आप देख रहे हो, ये गैसेस है, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। इधर से वाटर बेटा कंडेंसर लगा है ताकि ये गैस जब यहाँ से आएगी तो ये वाटर बन के इधर चली जाएंगी। वेपर्स के लिए यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है और वैक्यूम कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और एक लिक्विड जो आया, एक ट्रे है, यहाँ पे उसको कलेक्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे और इससे हमको प्रूफ मिला कि लाइफ जो है वो कैसे आई है। समझा? तो इस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म हुए। ठीक है, ये जो कैप्सूल्स जो फॉर्म हुआ है वो रिप्रोड्यूस कर रहा था बेटा। ठीक है, अपना जो मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले की यदि हम बात करें तो उसमें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है बेटा, ये पॉसिबली ओरिजिनेट हुआ टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। इसके पहले बेटा देखो हम लोगों ने क्या देखे बेटा, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म देखे हम लोगों ने। तो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है ये कब आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है। 3 बिलियन ईयर एगो क्या आया है, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म आया है। और उसके बाद क्या आया बेटा, सेलुलर लाइफ फॉर्म। और सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है कब का बता रहा है बेटा, ये 2000 मिलियन ईयर एगो। वो 3 बिलियन है तो ये 2 बिलियन है, ये नॉन सेलुलर है तो ये सेलुलर लाइफ फॉर्म है। समझे? अब नॉन सेलुलर में कौन से थे, प्रोटोबायोंट हमने देखे, फिर वही आगे चल के फिर ऐसे कंटिन्यू बैक्टीरिया, मोनेरा, ये सब हम पढ़े इसके पहले। ओके, तो इस तरह से ये जो थी वो सिंगल सेल थी। और आज के टाइम पे ऑल लाइफ फॉर्म जो है बेटा, वो सारा का सारा उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के एनवायरमेंट में ही था। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए, फर्स्ट लाइफ एरोज स्लोली। सबसे पहले जो लाइफ बना वो धीरे धीरे बना, इवोल्यूशनरी फोर्स हुआ और नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जो था, ठीक है, उससे बना। तो इस तरह से उसको एक्सेप्ट किया गया है और फिर वो फॉर्म हुए। फर्स्ट लाइफ जो है सेलुलर फॉर्म लाइफ आया, तो उसमें इवॉल्व हुआ और आज के टाइम पे कॉम्प्लेक्स एक बायोडाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी स्टोरीज है जो हम लोगों ने पहले भी और अभी आगे चल के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो ये था बेटा फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, आज मैं आपका इतना ही लूंगा। आगे कल का क्लास अगेन बेटा इसी एनसीईआरटी के इस पोर्शन से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर हम नेक्स्ट इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम देखेंगे और उसी के साथ साथ वहां पे डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव से अलग अलग टाइप की इवोल्यूशन जो समझाया है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी के कुछ डाउट है? चैट बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, चैट मुझे मिले ही नहीं है, आ रहे हैं सभी के। मैसेज कर देना बेटा ऐश्वर्या मुझे। तेजस्विनी का एक डाउट आ रहा है, डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट मीन्स, जस्ट वेट बता देता हूँ बेटा, किधर गया वो वाला वर्ड। किधर है बेटा, ये वाले पैराग्राफ में है या इसके बाद है? तेजस्विनी,
बताओ जल्दी से बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है। या मुझे मैसेज करो बेटा, मैं मैसेज में समझा देता हूँ आपको। ओके। ओके चलो, तो ये पार्ट हम लोगों ने देखे। एविडेंस वाला पार्ट तो आपको समझाऊंगा अच्छे से, बट ये भी हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस कर लेंगे, एक एक लाइन एक एक पार्ट। ठीक है, ये डायग्राम भी हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, रिवाइज कर लेंगे सारा पार्ट, आपको कॉन्फिडेंट आएगा जो भी पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक बार रिविजन कर लेना, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं आप लोगों को क्या चीज बेटा नेक्स्ट इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, प्रगति बेटा मैसेज कर देना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, 33 स्टूडेंट बचे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार, स्टूडेंट गायब हो रहे हैं, सारी चीजें ओके हैं? नहीं है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी के कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, मुझे मैसेज, ठीक है, मैं मैसेज पे समझा दूंगा, वॉइस मैसेज मैसेज सेंड कर दूंगा। प्रगति बेटा मुझे मैसेज कर देना, आपको जो है रिकॉर्डिंग चाहिए मिल जाएगी। ओके, अभी तो बेटा थोड़ा सा पार्ट हुआ है, कलश, बहुत सारे पार्ट रह गए हैं। ओके, चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास। बाय बाय, थैंक यू, बाय बेटा।